पिछले 5-6 साल में पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का और इवन टीचर्स का भी जो माइंडसेट हो गया था कि नीट का एग्ज़ाम ईजी होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, उसमें ज़्यादा अच्छे लेवल की बातें नहीं पूछी जाती। ये जो परसेप्शन है, ये जो प्रेडिक्शन है, ये जो पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित हम सब लोग थे, इसका खामियाजा सबको हुआ। इतना भारी पेपर था, जैसा आप इर्रेलेवेंट भी कह सकते हो या ये कह सकते हो कि पिछले कई सालों से ऐसा पेपर आया नहीं था, मेडिकल की हिस्ट्री में नहीं आया था। सीखने वाली प्रोसेस को सबने मिलकर एक तरीके से, मैं जिम्मेदारी से कहूँगा, डैमेज किया है। तो कोई टीचर जो है वो अगर चाहता है कि मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्क्रिप्टिव डिटेल चाहिए, तो वो चैट जीपीटी पे या एआई टूल्स के थ्रू जाता है, टाइप करता है, वो डिटेल उसको मिल जाती है विदिन 5 सेकंड, 10 सेकंड्स। नमस्कार। नीट 2025 के एग्ज़ाम के तुरंत बाद से ही इसके बारे में काफ़ी चर्चा होने लगी कि पेपर इतना टफ कैसे आया। एनटीए ने 2024 में नीट के पेपर के साथ जो किया था वो तो सबको पता है, जहां टॉपर्स की भरमार हो गई थी। बड़ी लंबी कतार थी टॉपर्स की, और टॉपर्स भी कौन से, ऐसे लोग जो 720 स्कोर कर रहे हैं, 715 स्कोर कर रहे हैं। पहली बार फैकल्टीज़ ने, स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने और यहाँ तक कि अभिभावकों ने भी ये देखा कि इतने नंबर नीट के एग्ज़ाम में कैसे आ सकते हैं। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को लताड़ लगाई, और उसके बाद 2025 में बिल्कुल उलट हुआ। पेपर ना सिर्फ टफ था, बल्कि उसे इस तरीके से भी डिज़ाइन किया गया कि आमतौर पे स्टूडेंट ने जिस तरीके से उसकी तैयारी करी थी कि जितने समय में मुझे एग्ज़ाम करना है, वो भी उसका सारा गड़बड़ हो गया। तो आज हम हैं एक बार फिर से एमएम बलडोदिया सर के साथ में। आप बॉटनी पढ़ा रहे हैं पिछले कई सालों से, नीट के एग्ज़ाम को आपने काफ़ी करीब से देखा है, बच्चों को तैयार किया है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे इस नीट 2025 के बारे में, वो सारी चीज़ें जो आज के समय किसी भी स्टूडेंट के मन में चल रही होगी। जी। पेपर कैसा आ गया, इसकी वजह से उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और पेपर के पैटर्न के बदलने की वजह से स्टूडेंट को एक्चुअल में दिक्कत कहाँ हुई, क्योंकि टॉपर तो अगेन रैंक से ही बनने हैं। जी एग्जैक्टली। तो ये सब चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इसके पैटर्न को देख के आप कितना शॉक हुए? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीकर संदेश के सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन, और दिनेश जी आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस मुद्दे पे इस बात करने के लिए आमंत्रित किया। नीट यूजी 2025 का जो पैटर्न था वो पिछले 5 साल की तुलना में नया था, लेकिन वास्तव में नया नहीं था। ओके। क्योंकि 2019 से पहले इसी तरीके के पैटर्न्स होते थे। कोविड जब आया उसके बाद में सेक्शन इम्पोज किए गए, पेपर को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किया गया। कोविड की विपरीत परिस्थितियों में बच्चों को थोड़ा सा सेटल करने के हिसाब से एनटीए ने और जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनने थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव की चीज़ें। तो ये एग्जैक्टली 2019 से पहले जो पेपर्स हुआ करते थे वैसा ही है। ठीक है। सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो ये है कि पिछले 5-6 साल में पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का और इवन टीचर्स का भी जो माइंडसेट हो गया था कि नीट का एग्ज़ाम ईजी होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, उसमें ज़्यादा अच्छे लेवल की बातें नहीं पूछी जाती। ये जो परसेप्शन है, ये जो प्रेडिक्शन है, ये जो पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित हम सब लोग थे, इसका खामियाजा सबको हुआ। हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो ये खामियाजा नहीं है। ये रैंक के अकॉर्डिंग, जैसा आपने कहा, सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली तब भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होगा। लेकिन वो 3 घंटे के एग्जाम पेपर में बच्चा अपने आप को कितना मेंटेन कर पाया, अपने मेंटल प्रेशर को कितना हैंडल कर पाया, और एग्जैक्टली वो खुद को कूल और काम रखते हुए कितना सही तरीके से अपना एग्जाम लिख पाया, इसी पे उसका स्कोर डिपेंड कर रहा है। Okay. जो टफ है वो थ्रू आउट सबके लिए है। कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है कि किसी एक रीजन में टफ था या किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए टफ था। हाँ, फिजिक्स एक्सट्रीम थी। नीट की हिस्ट्री में अब तक बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और एजुकेशनिस्ट जो हैं उनके मुंह से आपने ये सुना होगा कि अब तक ऐसा एक्सट्रीम पेपर फिजिक्स का नहीं देखा गया। फिजिक्स एक्सट्रीम था, बायोलॉजी भी लेंदी थी, टफर साइड थी, और केमिस्ट्री भी नो डाउट लेंदी थी और टफर साइड थी। तो इस तरीके से सारा ही जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई। आपने बताया कि जैसे बायोलॉजी थोड़ा सा लेंदी था, वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि केमिस्ट्री है जो उसमें भी उनको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगे, और फिर पिछले साल जैसे 200 मिनट में 200 क्वेश्चंस करने थे जी, 200 में से 180 करने थे, और इस पर 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस ही करने थे जी। तो इन चीज़ों की वजह से एक्चुअल में स्टूडेंट को कितना फ़र्क पड़ा और वो किस वजह से पड़ा होगा? ये एग्जैक्टली सर ऐसा था कि कोविड के बाद 3 hours 20 minutes जो है वो एग्जाम का ड्यूरेशन कर दिया गया था। मतलब पहले 180 मिनट होते थे, फिर 200 मिनट कर दिए गए। वो थोड़ा सा कोविड के कारण किया गया एक तरीके से कि बच्चों को थोड़ा और टाइम मिल जाए। अभी फिर वापस से वही इम्पोज करके 180 मिनट्स कर दिया गया। अच्छा, ये लंबे टाइम से चला आ रहा है, कुछ नया पैटर्न नहीं था, बट
बच्चा जब जनरली शुरू करता है तो बायोलॉजी से शुरू करता है, बायोलॉजी से उसने पढ़ना शुरू किया क्वेश्चन पेपर। 60-70 क्वेश्चंस मुझे जहाँ तक लगता है कि करीब करीब बच्चे जो हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि वो इजी होते हैं। उन क्वेश्चंस को करने के बाद बच्चे के दिमाग में ये आता है, जैसे 60 क्वेश्चंस उसने कर लिए तो उसको लगता है कि अभी तो 240 मार्क्स का ही हुआ है, और उसमें उसको 40-50 मिनट लग गए। उसके बाद कुछ लेंदी क्वेश्चंस पे वो और गया तो 15 से 20 मिनट उसके बायोलॉजी में ही ज़्यादा कंज्यूम हुए। फिर वो केमिस्ट्री की तरफ जाता है, जब केमिस्ट्री में गया तो वहाँ भी थोड़ा टफर साइड मिली चीज़ें, तो 10-15 मिनट वो और ज़्यादा कंज्यूम कर गया। तो ऐसे ओवरऑल फिजिक्स में उसके पहुँचने का जो समय था वो करीब 30 मिनट 40 मिनट लेट हुआ। ओके। और ये जो 30 मिनट थे, या किसी किसी बच्चे के 20 मिनट जो लेट पहुंचने का जो समय फिजिक्स में था, वो उसको पहले से नुकसान कर ही चुका था। और फिर फिजिक्स इन सब के ऊपर इतना भारी पड़ा, इतना भारी पेपर था, जैसा आप इररेलेवेंट भी कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि पिछले कई सालों से ऐसा पेपर आया नहीं था, मेडिकल की हिस्ट्री में नहीं आया था। तो उसमें बच्चे काफ़ी उलझ के रह गए, हतोत्साहित हुए। कुछ एक ने एग्जाम हॉल में ही हो सकता है अपनी होप जो है वो वहीं छोड़ दी कि नहीं हो पाएगा। कुछ एक ने स्ट्रगल किया, जो लास्ट तक उसके साथ स्ट्रगल करके आया वो ठीक ठाक निकाल के लाया। इवन मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि फिजिक्स में किसी बच्चे के आउट ऑफ 180 अगर 120-130 मार्क्स हैं तो वो इंडिया का धुरंधर है। इस समय ये स्थिति है, जबकि इन जनरल 180 मार्क्स आते रहे बच्चों के, फिजिक्स में खूब मार्क्स आते रहे। ठीक है, आपने फिजिक्स को बताया कि काफ़ी वो टफ था, उसमें मतलब क्या चीज़ें थी, क्या कुछ आउट ऑफ सिलेबस था या क्वेश्चंस को ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया गया है? देखिए, इस पे फिजिक्स के एक्सपर्ट्स ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, लेकिन एज ए टीचर और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में मेरा एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट लंबे टाइम से रहा है, पूरा कैरियर है ये। तो ये बात जो हमने हमारे सारे टीचर से और टीचर फर्टिनिटी के लोगों से डिस्कस जब की, तो एक बात सामने आई कि क्वेश्चन जो है वो अप्रोच बेस्ड था। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना था, उस पर कौन सी अप्रोच आपको पुट करनी है वो समझनी थी। फिर उसके बाद में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर कैलकुलेशंस भी इतनी माइन्यूट थी कि अगर आप थोड़ी बहुत गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने वाला है। उसके बाद जाके आप आंसर तक पहुंचते हैं। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 3-3, 4-4, 5-5 स्टेप बच्चे को जो है वो इमेजिनेशन, कॉन्सेप्ट और जो थॉट प्रोसेस है उसका, उसके साथ करना पड़ रहा था। जबकि पहले ये होता था कि बहुत सारे फिजिक्स के क्वेश्चन बच्चा सिंगल लाइन में, सिंगल अटेम्प्ट में देखते ही आराम से क्लियर कर लेता था। ओके, थ्रू आउट द ईयर जब स्टूडेंट्स को तैयार कराता है कोई भी कोचिंग या कोई भी टीचर फैकल्टी जो होती है, तो उनका जो तरीका होता है और जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आया, उनमें कितना डिफरेंस रहा, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेप्स क्लासरूम में मिस हुए जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स जो हैं इस तरह के क्वेश्चन पेपर को ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाए? देखिए, इसमें सम्मिलित रूप से कम्युलेटिवली हम सबको ही अपनी जिम्मेदारी लेते हुए ये कहना चाहिए, स्टूडेंट्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, पिछले कुछ सालों से सबका ही एक माइंडसेट हो गया था कि बहुत मुश्किल नीट में नहीं आता है कुछ भी। हम खुद भी ये कहने लगे थे, जो पुराने टीचर्स हैं वो ये कहना शायद पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी ये कहने लगे थे कि बायोलॉजी 360 मार्क्स के लिए ही बनी है और हमें जो है वो 650 से ऊपर ही पुश करना है, क्योंकि ये लगातार पिछले कई सालों से होता आया था। अब जैसा सिस्टम की डिमांड है या जैसी चीज़ें चलती रहती हैं उसके हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता ये है, जब स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में या क्लासरूम में आता है तो उसके पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं इंस्टीट्यूट से कि वो 650, 680, 700 ही स्कोर करे। राइट। जब टीचर क्लास में पढ़ाता है, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करता हूँ कि जब हम कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ बातें इधर उधर की करते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो उसका ग्राउंड बनाते हैं, तो बच्चे के माथे पे सलवटें पड़ना शुरू हो जाती है। वो सोचता है कि ये बाहर की चीज़ें मुझे क्यों बताई जा रही हैं। इवन मैंने पर्सनली भी अपने टीचिंग कैरियर में बहुत बार ये टैग झेला है। बच्चे कहते हैं कि आईटी लेवल की बॉटनी पढ़ा दी या आईटी लेवल का क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया, जब हम माइनर पेपर्स लेते थे। वो चीज़ें आज चरितार्थ हुई, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट को हमेशा सीखने की ज़रूरत है। सब्जेक्ट स्कोर करने के लिए नहीं होता, सब्जेक्ट सीखने के लिए होता है। अगर आप सीखेंगे तो अपने आप स्कोर करेंगे, मतलब स्कोर बाय प्रोडक्ट है। हमने क्या किया, पिछले कुछ साल से इस बात को मिस किया, हमने सीधा स्कोर पे फोकस किया, सीखना बंद कर दिया। ये टीचर्स पे भी लागू होता है, ये स्टूडेंट्स पे भी लागू होता है, और सबसे ज़्यादा लागू होता है ये पेरेंट्स पे। स्टूडेंट्स और टीचर से, उन दोनों से ही पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये सब जो है वो अच्छा बच्चे को स्कोर करवाएं और बच्चा अच्छा स्कोर करे। सीखने वाली प्रोसेस को सबने मिलकर एक तरीके से, मैं जिम्मेदारी से कहूँगा, डैमेज किया है। उसको रीजनरेट करने की ज़रूरत है, सीखने की प्रोसेस को जिंदा करने की ज़रूरत है। जितना जल्दी उसको जिंदा किया जाएगा उतना ही अच्छी खेप, या फिर आप कह सकते हैं उतना ही अच्छा स्टफ आगे मेडिकल कॉलेजेस में भी पहुंचेगा और हमारी कंट्री को भी अच्छे जो सिटीजन्स हैं, अच्छे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो मिलेंगे। आप जो बातें कह रहे हैं उनसे अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि आपको लंबे समय का एक्सपीरियंस है, कई सालों से आप करीब 20 साल, 2005 में शुरू किया मैंने। तो जब पीएमटी था, एआईपीएमटी हुआ, नीट हुआ और आरपीएमटी भी चलता था, ये सबको आपने देखा है, तब आप इतनी चीज़ें आपको पता है। लेकिन ऐसे कुछ फैकल्टीज़ भी होंगे जो अभी पिछले कुछ सालों में ही आए होंगे, जिन्होंने सिर्फ नीट को एक्सपीरियंस किया होगा,
तो उनके लिए ये ज़्यादा टफ नहीं हो गया ये सब? ये उनके लिए चैलेंजिंग थोड़ा सा इसलिए हो सकता है कि देखिए पुराने दौर में जो फैकल्टीज थे, जैसे मैं स्टेट पीएमटी के टाइम की बात करूं, आरपीएमटी का जब दौर होता था तब तो एग्जैक्टली टीचर पे ही डिपेंड करता था कि पेपर की लाइन लेंथ क्या होगी, वो प्रिडिक्टेबल नहीं था। टीचर जो पढ़ाता था उसमें से कितना कंटेंट आ जाए ये मैटर करता था। तो एग्जैक्टली एग्जाम टीचर का भी था वो, कि आप कितनी लाइन लेंथ सब्जेक्ट की लेके चलते हैं, कितना पढ़ा पाते हैं। उसके बाद ये नीट आया, फिर AIPMT आया, तब स्टैंडर्ड मेंटेन रहा। AIPMT 14 और 15 में हुआ, 16 में फिर से नीट हुआ, 17 18 लगातार नीट के एग्जाम हुए, वो ठीक हुए। 19 तक आप कह दीजिए बहुत ज़्यादा नीचे कट ऑफ नहीं थी। 582 मार्क्स जनरल ओबीसी की कट ऑफ 2019 में थी आउट ऑफ 720, तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं था। लेकिन कोविड आने के बाद ये चेंजेस हुए। अब जो बाद में टीचर्स आए उनके लिए सबसे ज़रूरी बात जो देखने वाली थी इसमें वो ये थी, जब उन्होंने अपना टीचिंग करियर शुरू किया, जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे एक तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कह दो, यूट्यूब कह दो, ऐसे सोर्सेज उनके पास थे, गूगल कह दो सीधा सीधा आप, जिनसे वो सीधा सीधा चीज़ें सीख सकते थे। और इवन आज तो स्थिति ये आ गई है कि कोई टीचर जो है वो अगर चाहता है कि मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्क्रिप्टिव डिटेल चाहिए, तो वो चैट जीपीटी पे या AI टूल्स के थ्रू जाता है, टाइप करता है, वो डिटेल उसको मिल जाती है विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड्स। उससे उसकी खुद की जो थॉट प्रोसेस और थिंकिंग प्रोसेस थी, उसकी जो रीजनिंग पावर थी, 4 किताबें जो टेक्स्ट बुक हैं, रेफरेंस बुक्स खोल के खुद चीज़ें निकाल के पढ़ता था, नोट्स तैयार करता था, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। मतलब पढ़ने की हैबिट मुझे लगता है टीचर्स की भी कम हुई, और ये जो थी ये इस एग्जाम पे सीधा सीधा सा इम्पैक्ट कर गई। तो रीडिंग हैबिट्स, पढ़ने की हैबिट या रेफरेंस बुक्स को चेक करने की हैबिट, उनसे सीखने की हैबिट, ये सब टीचर्स को फिर से डेवलप करनी पड़ेगी। पुराने टीचर्स के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पहले वो सारा जो है वो बुक से ही पढ़ के आए हैं। उन्होंने कोई यूट्यूब चैनल देख के पढ़ाना नहीं सीखा, उन्होंने किसी भी तरीके से कोई शॉर्ट वीडियो जो है वो देख के पढ़ाना नहीं सीखा। वो अपने नोट्स प्रिपेयर करते थे, चीज़ें तैयार करते थे, फिर जाके स्टूडेंट के पास डिलीवर करते थे। हो सकता है उन पुराने टीचर्स की डिलीवरी उतनी अट्रैक्टिव नहीं हो सकता है वो बच्चे को उतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर पाएँ, लेकिन सब्जेक्ट सिखाने की काबिलियत मुझे लगता है कि उस दौर के टीचर्स में ज़्यादा थी। हाँ, आज के दौर का टीचर स्मार्ट है, डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा कर सकता है, बट उसको अपने आप में सीखने की आदत डालनी ही पड़ेगी। अब क्योंकि इतने डिटेल में बात हो रही है तो मेरे को एक चीज़ पूछनी है आपसे कि हाल ही में हमने एक स्कूल के कन्वीनर से हमने बात करी, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि कोचिंग्स जो है वो स्कूल्स के फेलियर का नतीजा है कि स्कूल ढंग से पढ़ाता नहीं है, इसलिए कोचिंग का स्कोप है। अब जिस तरीके का पैटर्न आता है, जिस तरीके का एग्ज़ाम होता है, जिस तरीके का कंपटीशन है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से कोई स्टूडेंट है जो वो नीट को या IIT जैसे एग्ज़ाम को, टफ कॉम्पिटिशन्स को क्रैक कर सकता है? देखिए सर, इसमें कुछ आधार ज़रूर है कि स्कूल एजुकेशन में अगर बच्चे को बहुत अच्छे से तैयार किया जाए, उसके कॉन्सेप्ट बिल्ड किए जाएँ, वही जो मैं बार बार कह रहा हूँ, सीखने वाली आदत उसमें डाली जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ओवरऑल कंपटीशन इतना टफ है कि उसको कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी चाहिए होती है। वो कोचिंग में आता है, टॉपिक पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद ओवर द टाइम बाय 15 डेज और 7 डेज टेस्ट पेपर्स लिए जाते हैं, वो डेली प्रैक्टिस सीट सॉल्व करता है, फिर उसके बाद में इन बिटवीन जो है वो कुछ सेमी मेजर और मेजर टेस्ट पेपर्स लिए जाते हैं, फिर वो बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर लिखता है। तो कोचिंग अपने आप में एक पूरे साल का अपना एक डेफिनेट सेटअप है जो बच्चे को एग्जाम के लिए तैयार करता है। स्कूल अगर बहुत अच्छा पढ़ाए तो बच्चे को सब्जेक्ट के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन स्कूल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्ट्रेटजी इंपोज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भी अपने लिमिटेशंस हैं। उसको अपने एकेडमिक्स को अपने तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। कोचिंग का जो एकेडमिक कल्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। नो डाउट अच्छा स्कूल से पढ़ के आएगा तो कोचिंग में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोचिंग की जो पूरे साल की जो स्ट्रेटजी है उसको बहुत परफेक्टली मेंटेन करने की ज़रूरत है भी। सिर्फ स्कूल से संभव नहीं है। जितना टफ चीज़ें होती जा रही हैं, जितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। जी। अब सवाल ये है कि सारे स्टूडेंट्स का ध्यान इस वक्त सिर्फ इस पे है कि वो अपने नंबर की कैलकुलेशन करें, और आप जैसे एक्सपर्ट लोग जो कट ऑफ बताएं उससे वो मैच करके अपने दिल को तसल्ली दे कि हाँ ठीक है, मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि कट ऑफ के जो आइडियाज़ आ रहे हैं, जो नंबर बताया जा रहा है, वो कहाँ तक पहुँच सकता है, स्टूडेंट्स को किस तरीके से मतलब ये टाइम को निकालना चाहिए? देखो इसमें बहुत छोटी सी एक टेक्निकली एक बात समझने की जरूरत है। नीट यूजी 2024 का जब एग्जाम पेपर हुआ, 600 प्लस मार्क्स लाने वाले बच्चों का नंबर भारत भर में 82,000 था, 82,000। ओके। अगर आप इस बार देखें तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये 5% से डेफिनेटली नीचे रहेगा। 82,000 का 5%, ओके। तो 3-4 हज़ार बच्चे हो सकता है।
हालांकि इससे भी बहुत कम हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ। पर हम इसमें किसी भी तरीके की कोई पहले से कैलकुलेशन कर नहीं सकते हैं, ये सिर्फ संभावनाओं पे आधारित है। दूसरी जो जरूरी बात ये है कि बच्चा जो भी पेपर दे के आया, बच्चा अपने दिमाग में ये क्लियर रखे कि सिलेक्शन मार्क्स से नहीं होगा, सिलेक्शन ऑल इंडिया रैंक से होगा। नंबर ऑफ सीट्स थ्रू आउट कंट्री 1,20,000 के आसपास हैं, जिसमें 60,000 सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की हैं। मतलब इस बार भी 60,000 सीटों पे करीब करीब जीएमसीज में बच्चों की एंट्री होगी। तो उस तरीके से भी बच्चे को ये सोचना चाहिए कि पिछली बार जो 650 मार्क्स ला रहा था, इस बार जो 550 मार्क्स ला रहा है, मुझे लगता है कि इस बार वाला 550 पिछले साल वाले के 650 के कंपैरेटिवली कहीं ज़्यादा सुपीरियर है। तो आप अपनी रैंक जो है उसके आने का इंतजार करें। और एक दिनेश सर, एक बेसिक ब्रैकेट होता है। लास्ट ईयर के एग्जाम ने सारे मिथ जो है वो तोड़ दिए थे या सारे पैरामीटर्स को ध्वस्त कर दिया था, इसीलिए तो हम ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर 720 और 650 के बीच में कंप्लीट जनरल ओबीसी खत्म हो गया था। 70 मार्क्स के ब्रैकेट में सारी एमबीबीएस सीटें अलॉट हुई थी जनरल ओबीसी की। ठीक है, इन जनरल अगर आप देखेंगे, मतलब जैसे 2019 से पहले का पैटर्न आप देखें और उसकी एग्जाम्स को आप देखें, तो ये जो ब्रैकेट था ये जनरली होता था 200 नंबर, मतलब टॉपर का स्कोर और कट ऑफ, इनके बीच का जो गैप था ये 200, 250, 270 मार्क्स तक भी होता था। तो अगर मैं इस साल के एग्जाम पे भी ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं तो बहुत साफ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस साल टॉपर 680, 690 तक भी अगर कोई जाता है और उससे 200 मार्क्स हम नीचे आ जाएं तो ये 500 से नीचे भी जा सकता है। अच्छा। हालांकि ये प्रेडिक्शन है, लेकिन ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि 500 मार्क्स या 500 प्लस जिस बच्चे को मार्क्स हैं उसको होप रखनी चाहिए। और उम्मीद पे आपको पता है दुनिया कायम है, नहीं कर पाया कोई बात नहीं, रीस्टार्ट करिए। आपको लगता है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना ही है, मुझे वहाँ तक जाना ही है, तो अपनी जर्नी को आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स को, टीचर्स को और हम सबको मिलकर बच्चे को असफलता को डाइजेस्ट करना सिखाना। आज का बच्चा असफलता स्वीकार नहीं कर पाता, वो इतना सेंसिटिव है कि उसको थोड़ा सा प्रेशर जब आता है, थोड़ा सा चीज़ों का उस पर दबाव पड़ता है तो वो बिखरने लगता है, वो टूटने लगता है। तो अपने बच्चे को असफलता स्वीकार करना सिखाइए, उसको सिखाइए कि हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आप हार गए तो इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप लड़ नहीं रहे हैं तो डेफिनेटली आप हारेंगे। ये देखने वाली बात है। बिल्कुल सही है। आपने ये सारी जो बातें बताई उसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम अभी दिया है, उनको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी और वो खुद को भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। हम इस मुद्दे पर लगातार आप लोगों के बीच में कंटेंट लेकर आते रहेंगे ताकि एक्सपर्ट लोगों के ओपिनियंस जो है या उनका जो एक्सपीरियंस है उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले, सिर्फ नीट 2025 के लिए नहीं बल्कि आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी। और ये भी हमें देखना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट्स को भी थोड़ा इसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जैसे आपने बताया कि टीचर्स, फैकल्टीज़ जो नए हैं उन्हें फिर से अपने सब्जेक्ट पे काम करना रहेगा, अपने सब्जेक्ट की डिलीवरी पे काम करना रहेगा, और स्टूडेंट्स को भी सिर्फ स्कोर के पीछे छोड़ के सीखने की प्रक्रिया पे जाना पड़ेगा। हाँ, सीखने की आदत डालनी पड़ेगी और वो स्कूल से डले तो और बेहतर है कि वो उसके जी राइट वो आए। और आने वाले समय में नीट का क्या रहता है, कितना जो अभी प्रेडिक्शन चल रहा है उसके हिसाब से वो जो कट ऑफ है वो कहाँ तक पहुँचता है, किस तरीके के परिणाम आते हैं, ये हमें देखना रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि आपने जो सोचा है उससे कुछ बेहतर ही हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार सर, धन्यवाद।